जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं विपक्षी गठबंधन के नेता, सपा के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, एनसीपी के विधायक जितेंद्र आह्वान और लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे जेल, श्री राम पर टिप्पणी पड़ी भारी, विपक्षी गठबंधन में मारधाड़, यूपी में एनआईए का मेगा ऑपरेशन। पहली खबर की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य पर होने वाले बड़े एक्शन के साथ। 1990 में अयोध्या में हुए गोलीकांड में बलिदान कार सेवक राम अचल गुप्ता के बेटे संजय कुमार ने कार सेवकों के नरसंहार को जायज बताने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ में उन्होंने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कार सेवकों को अराजक तत्व बताने पर एक्शन लेने को कहा है। संजय कुमार ने जिलाधिकारी अयोध्या को दिए एक पत्र में कहा है कि दिनांक 10 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के हैंडल सूर्या समाजवादी ने एक घोर निंदनीय व आपत्तिजनक पोस्ट डाली है जिसमें 1990 में रामकाज करते हुए बलिदानी कार सेवकों को अराजक तत्व कहकर संबोधित किया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अन्य वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सन 1990 में राम भक्तों के नरसंहार को जायज बताते हुए साफ सुना जा सकता है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 10 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश को क्लीन चिट दी थी। जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए उस समय जो गोलियां चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान ऐसे समय में दिया जब अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने बयान से पुराने जख्म कुरेद दिए, जिसके बाद वो बहुत बुरे फंस गए। बीजेपी के साथ साथ खुद उनकी पार्टी समाजवादी में भूचाल आ गया। सपा के 3 नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। कुछ ने सुझाव दे दिया कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। वहीं अब एक कार सेवक के पुत्र संजय कुमार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जहां संजय कुमार ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि मेरे पिता श्री राम अचल गुप्ता 2 नवंबर 2090 को अयोध्या गोली कांड में बलिदान हुए थे। मुझे 22 जनवरी राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रित किया गया है। एक बलिदानी कार सेवक का पुत्र होने के नाते मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान व सूर्या समाजवादी के शब्दों से बुरी तरह आहत हूँ। साथ ही इन शब्दों से मेरे पिताश्री के साथ कार सेवक में गए कई जीवित कार सेवक और हिंदू समाज के अन्य लोग आक्रोशित हैं। संजय कुमार का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य ऐसे ही लोग ऐसे बयान देकर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। संजय कुमार ने इसके अलावा कुछ और आरोप भी अयोध्या गोलीकांड के विषय में लगाए हैं। उनका कहना है कि इस गोलीकांड के दौरान सांसद मुन्नत खान और उसके गुंडे नकली फोर्स बनाकर कार सेवकों की हत्या कर रहे थे। उन्होंने इस आरोप की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि 1987 में हाशिमपुरा कांड की जांच करवाई जा सकती है, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संजय कुमार ने ये कार्रवाई करने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार से की है। दूसरी खबर में बात महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक जितेंद्र आह्वान की, जो श्री राम पर टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं।
उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ हर कोई 22 जनवरी के पवित्र क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं विपक्षी सनातन और श्री राम पर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, जिसके बाद वो बुरे भी फंस रहे हैं। दरअसल भगवान राम को मांसाहारी बताने वाली टिप्पणी से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एनसीपी विधायक के खिलाफ अब ठाणे में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुंबई पुलिस की ओर से भी राम को लेकर की गई टिप्पणी पर आह्वान के खिलाफ पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है। प्रदेश के पूर्व मंत्री के खिलाफ अब तक कम से कम 4 एक जैसी ही एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 2 मुंबई में तो एक ठाणे जिले के नवघर पुलिस स्टेशन और दूसरी पुणे में शामिल है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आह्वान के खिलाफ कल बुधवार रात ठाणे शहर के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 1995 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायत के बारे में उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता सेजल कदम ने बुधवार 10 जनवरी को विधायक आह्वान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हालांकि आह्वान को किसी भी एफआईआर के तहत गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक जो ठाणे जिले के मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने 3 जनवरी को शिरडी में एक पार्टी सम्मेलन में भगवान राम को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिससे ये विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने तब कहा था कि भगवान राम शिकार किया करते थे और फिर उसे खाते थे, वो हमारे हैं, बहुजन के हैं। आप लोग बीजेपी की ओर इशारा करते हुए हमें शाकाहारी बना रहे हैं, लेकिन हम राम के उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं और मटन खा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बयान में प्रयोग किया गया बहुजन शब्द का प्रयोग महाराष्ट्र राज्य में समाज के गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में पूर्व मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो खेद व्यक्त करेंगे। आह्वान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उत्साह बना हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जानी। अगली खबर में बात यूपी में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 50 से 52 सीटों पर लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ सकते हैं। इसी वजह से वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा के लिए 2-3 सीटें छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव इमरान मसूद और दानिश अली को सीट देने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता हैं, तो वहीं कांग्रेस का दामन थामे हुए वहीं दानिश अली बसपा के निलंबित सांसद हैं। उधर कांग्रेस अब भी गठबंधन में बसपा के शामिल होने का इंतजार कर रही है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती है तब सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बदलाव हो जाएगा। एक और कांग्रेस गठबंधन में मायावती का इंतजार कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव को बसपा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सपा ने बीएसपी को गठबंधन में शामिल किए जाने की किसी भी संभावना का विरोध किया है। सपा कह चुकी है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में किसी चौथे दल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सपा की तरफ से राम गोपाल यादव ने कहा था कि हमने 2 बार बसपा से समझौता किया, लेकिन बहुत खराब अनुभव रहा, लिहाजा अब समझौते को लेकर हम उत्सुक नहीं हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टी में सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी है, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सभी सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है। इसी के तहत एनआईए की टीम गुरुवार को यूपी के प्रतापगढ़ पहुंची। एनआईए की एक टीम ने यहां रानीगंज तहसील के बाबूपट्टी में सार्थक मिश्र की तलाशी में उसके घर पर छापा मारा। सार्थक घर पर नहीं मिला, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सार्थक दिल्ली में रहता है, वहीं से इस मामले का तार जुड़ा हुआ है। इससे पहले शहर से सटे गोड़े में विकास सिंह के घर पर एनआईए की टीम ने 4 महीने पहले दस्तक दी थी। वहीं आपको बता दें कि ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन के कारण हुई है।
पुलिस अधीक्षक सतपाल ने बताया कि एनआईए की टीम आई थी, क्यों आई थी, क्या पड़ताल की गई, नहीं बता सकता हूं। बता दें कि एनआईए ने गुरुवार को प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल की साजिशों और गतिविधियों से संबंधित 3 मामलों में बड़े पैमाने पर बहुराज्य कार्रवाई में आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और नकदी के साथ कई अवैध हथियार और गोला बारूद जब्त किया। और कल शुरू हुए मेगा ऑपरेशन के तहत एनआईए की टीम ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कुल 32 स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी में जब्ती में 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोला बारूद के साथ साथ 4,60,000 रुपए की नकदी के अलावा दस्तावेज और डिजिटल उपकरण शामिल है। जिन 3 मामलों में एनआईए ने छापेमारी की वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बीकेआई और देश में सक्रिय आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क द्वारा की जा रही आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है। ऐसी गतिविधियों में सीमा पार से हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक, आईईडी आदि जैसे आतंकवादी हार्डवेयर की तस्करी शामिल है। आतंकी हार्डवेयर का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट, लक्षित हत्याओं, जबरन वसूली, आतंकी संगठन को आतंकी फंडिंग आदि को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों और संगठित आपराधिक सिंडिकेट के संचालकों और सदस्यों द्वारा की जा रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में विपक्षी गठबंधन के नेता, सपा के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, एनसीपी के विधायक और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।